जी हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण। विश्व में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वर्ती, इनको जानेंगे 2018 आंकड़ों के अनुसार। सर्वप्रथम जानेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है और किस प्रकार है। तो विश्व की कुल जनसंख्या 7.6 अरब, ये वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार है। और विश्व की कुल जनसंख्या जो 7.6 अरब है, और महाद्वीपों में जनसंख्या का जो अवरोही क्रम है, यह इस प्रकार है। एक नंबर पर एशिया। एशिया की जनसंख्या है आपकी 59.5%, लगभग 60% बोल सकते हो आप। उसके बाद में आएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के अंदर जनसंख्या है 16.9%, लगभग 17%। अफ्रीका के बाद में तीसरा स्थान आता है यूरोप का। तो यूरोप के अंदर जनसंख्या 9.7% पाई जाती है, यानी कि लगभग 10% बोल सकते हैं अपन। उसी प्रकार चौथे नंबर पर है अमेरिका, लैटिन अमेरिका या फिर कैरेबियन देश, या इनको उत्तरी अमेरिका ने नाम से भी आप पुकार सकते हो। तो यहाँ की जनसंख्या है वह 8.5% है। 5 नंबर पर है आपके दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के अंदर यूएसए प्लस कनाडा का भाग आता है। तो यहाँ की जनसंख्या है आपकी 4.8%। उसके बाद में छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 0.5% पाई जाएगी। ये जनसंख्या वितरण की बात है। इसमें महाद्वीपों का अवरोही क्रम आपको मैंने बता दिया। अपने को पता है महाद्वीप 7 है, जिसमें से 6 महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या निवास करती है, और एक महाद्वीप ऐसा है जिसके अंदर जनशून्य है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई जनसंख्या देखने को नहीं मिलती है। तो नोट के अंदर दे रखा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप एक जनशून्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है। पहले अपन ने देख लिया महाद्वीपों का अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा इस विश्व के अंदर जनसंख्या किस महाद्वीप की थी। तो सबसे ज्यादा थी आपके एशिया की, सबसे ज्यादा। उसके बाद में अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वां जो महाद्वीप है वह आ जाता है एक जनशून्य, वहां पर जनसंख्या देखने को मिलती है। अब जानेंगे अपन कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है, तो यह इनके अंदर कौन सा देश है उनके अंदर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो देशों को देखे, उनके अवरोही क्रम को जाने। तो इनका अवरोही क्रम यह है। सबसे ज्यादा 2018 के आंकड़ों के अनुसार तो पहले था चीन, लेकिन अब यहां परिवर्तन हो गया। यहां पर अब आ गया है भारत। भारत की जनसंख्या है वह आज इस विश्व के अंदर रैंक पर है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर है। उसके बाद में जैसे ये भारत था, ये पहले स्थान पर आया, और ये चीन है अपने आप में इसमें दूसरे स्थान पर लिया। तो चीन है वो दूसरे स्थान पर है, और महाद्वीप इनका एशिया है। उसके बाद में तीसरे स्थान पर जो देश है वह है यूएसए, चौथा है इंडोनेशिया, और 5वां है ब्राजील। छठा देश है आपके पाकिस्तान, 7वां देश है नाइजीरिया, और 8वां है बांग्लादेश, और 9वां देश है आपके रूस है, और 10वां है मैक्सिको, 11वां देश है जापान। यह देश है, इनके अंदर आपकी जनसंख्या है वह एक अवरोही क्रम में आपको मैंने दिखा दिए। इनके अंदर
बात की जाए तो जनसंख्या विश्व के अंदर ज्यादा पाई जाती है। यानी सर्वप्रथम पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर चीन, ये दोनों ही एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। उसके बाद में आता है यूएसए। यूएसए आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर है, और इंडोनेशिया एशिया के अंदर ब्राजील है, यह आपके दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। और छठे पोजीशन पर है पाकिस्तान, जो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। नाइजीरिया है, यह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। और बांग्लादेश है, यह भी एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। उसके बाद में रूस है। रूस की जनसंख्या देखा जाए इस विश्व स्तर पर तो अवरोही क्रम में जब अपन इनको समायोजित करते हैं तो ये 9वें नंबर पर रूस आता है। रूस है, ये यूरेशिया का भाग है, यूरोप और एशिया दोनों के बीच का भाग है। मैक्सिको, यह उत्तरी अमेरिका में, और जापान है, यह एशिया का। यानी ज्यादातर देश है वह एशियाई महाद्वीप के हैं। इसके बाद अपन जानेंगे, इसके बाद में जानते हैं एशिया में, एशिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। एशिया के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2018 के आंकड़ों के अनुसार तो था चीन, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है, यहां पर भारत हो गया है। भारत। रूस में, रूस के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जर्मनी, और अफ्रीका के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया, और उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है आपके यूएसए, और दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ब्राजील। यह आगे जो मैं नाम बता रहा हूं ये तो है महाद्वीप, यानी इस महाद्वीपों के अंदर भी जनसंख्या है किस देश की ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया या आसेनिया एक महाद्वीप है, उनके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या आपके ऑस्ट्रेलिया की पाई जाएगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया महाद्वीप है, इनके कम से कम 6 देश आते हैं टॉप 10 में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में विश्व की लगभग आपके 60% जनसंख्या है वह निवास करती है। यानी इस विश्व के अंदर विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो जो टॉप 10 रैंक के देश है, इनके अंदर विश्व की 60% जनसंख्या है वो निवास करती है। विश्व में जनसंख्या वितरण की अब विशेषताएं क्या है? वितरण तो अपन ने जान लिया, लेकिन इनकी विशेषताएं क्या है उनको जानते हैं। तो विश्व की 57% जनसंख्या विश्व के केवल 5% भूभाग पर ही निवास करती है। यानी इस विश्व के अंदर 57% जनसंख्या ऐसी है जो केवल भूभाग या क्षेत्र की बात की जाए ओनली 5% क्षेत्र में आपके 57% जनसंख्या निवास करती है। यह फ्रांसीसी ग्लास है, इसने बताया। अब जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार ये अपनी विशेषता दे रहा है इस वितरण की। तो एशिया के अधिकांश भाग पर कम जनसंख्या, बात है इस एशिया की, एशिया महाद्वीप की, तो एशिया के अधिकांश भाग पर कम जनसंख्या तथा एशिया के कम भूभाग पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये क्रेसी क्या कहता है? क्रेसी ये कहता है कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अधिकांश भाग पर है, यानी ज्यादा भाग पर कम जनसंख्या निवास करती है, और तथा कम भूभाग यानी कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? जहां पर क्षेत्र हला है, क्षेत्र ज्यादा है, वहां पर जनसंख्या कम निवास करेगी, और जहां जनसंख्या कम निवास कर रही है वहां क्षेत्रफल ज्यादा है। एक दूसरे का अपोजिट है।
विपरीत। इसके बाद में आप जानेंगे तीसरी विशेषता को। तो विश्व की 90% जनसंख्या है वो विश्व के 10% भूभाग या क्षेत्रफल तथा विश्व की 10% जनसंख्या है वो विश्व के 90% भूभाग पर निवास करती। यानी इस विश्व को देखा जाए या विश्व की जनसंख्या को देखा जाए तो उनके क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो इस विश्व के अंदर 90% जनसंख्या है जो ओनली 10% क्षेत्रफल है, यानी 100 का 10% क्षेत्रफल है, उनके ऊपर 100 की 90% जनसंख्या निवास करती है। यानी 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या है वो निवास करती है इस विश्व के अंदर। और देखा जाए तो उनका अपोजिट देखे तो बाकी जब 10% जनसंख्या वह 90% क्षेत्रफल पर निवास करती है। यानी यह सीधी बात है कि 90% जनसंख्या है पूरी की पूरी 10% क्षेत्रफल पर निवास करेगी और 10% जनसंख्या ऐसी है जो 90% भूभाग या क्षेत्र पर निवास करती है। अब चौथे नंबर की विशेषता यह है एशिया व अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में विश्व की आपके 3/4 यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के अंदर विश्व की 3/4 से अधिक जनसंख्या है वो क्या करती है, निवास करती है। यानी इस विश्व के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो 7 अपन महाद्वीप जाने थे उसमें से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ऐसे हैं जिनके अंदर विश्व की 3/4 जनसंख्या है वह या 3/4 जनसंख्या से भी अधिक इस 2 महाद्वीपों यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जनसंख्या निवास करती है। यानी 3/4 जनसंख्या इन 2 महाद्वीपों के अंदर निवास करती है। इसके बाद में जानेंगे 5वीं विशेषता यानी जनसंख्या वितरण की विशेषताओं में क्रम 5 की जनसंख्या को जानते हैं। तो विश्व की 80% जनसंख्या है यह औसत माध्य समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी विश्व की 80% जनसंख्या ऐसी है, 80% जनसंख्या ऐसी है औसतन मध्य यानी औसतन रूप से देखा जाए तो विश्व की 80% जनसंख्या ऐसी है जो एक समुद्र तल है, समुद्र तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं अपन विशेषता नंबर 7 को, यानी विश्व की 85% 85% जनसंख्या है वह उत्तरी गोलार्ध के अंदर तथा 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है या रहती है। इस विश्व के अंदर अपने को पता है 100% जनसंख्या, उसकी 85% जनसंख्या है वो तो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएगी और उसके बाद में बाकी पीछे 15% जो जनसंख्या पीछे बचती है यह जनसंख्या है यह विश्व के दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। यानी ज्यादा जनसंख्या है 85% ये पूरी की पूरी आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर निवास करेगी। इसके बाद में अपन जानते हैं 7वीं विशेषता। 7वीं विशेषता क्या है इनको जानते हैं। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या है जो 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यानी विश्व की 80% जनसंख्या ऐसी है जो कहां पर निवास करती है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। यानी इस विश्व की, इस दुनिया की 80% जनसंख्या है जो इस अक्षांशों के मध्य निवास करती है।
यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है 80% जनसंख्या विश्व की। अब देखते हैं इस छाया क्षेत्र के अकॉर्डिंग किस प्रकार यह जनसंख्या निवास करती है। तो अपने को पता है यह जो रेखा है 20 वाली, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इनके नीचे वाला भाग है जो आपके दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, यानी ये बेल्ट पड़ा है, यह दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। और ये ऊपरी भाग है, जो ये ऊपरी भाग है, ये आपके उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। और ये 20 की जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब जानते हैं अपन इस जनसंख्या के परसेंटेज को, यानी अपनी जनसंख्या है वह ज्यादातर कहां पर निवास करती है। तो अपन ने कहा था कि 80% जनसंख्या है वह आपके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आपकी कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 80% जनसंख्या पाई जाती है। यानी कौन सा भाग है? यहाँ 0 डिग्री अक्षांश हो गई। इनसे ऊपर जाएंगे अपन कर्क रेखा की ओर, तो कर्क रेखा आपने को पता है 23.5 डिग्री पर है, तो उनसे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर ये 20 डिग्री हो गया। अब ये 20 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई और यह उसी प्रकार 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी। इन दोनों के मध्य का जो भाग है, जो कटिबंध है, इनके अंदर आपके 80% जनसंख्या है वो निवास करती है। 80% जनसंख्या आपके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। और बाकी की जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो देखते हैं 4 डिग्री, यानी यह जो 4% जनसंख्या है यह आपके 0 डिग्री से लेकर के इस 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 4% जनसंख्या निवास करती है। और उसी प्रकार देखा जाए 1% जनसंख्या ये है जो कहां पर निवास करती है? यह करती है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के ध्रुव तक। इनके मध्य आपकी जनसंख्या है विश्व की 1% निवास करती है। उसके बाद में चलते हैं आगे। विश्व में जनसंख्या है, इनका बसाव किस प्रकार हो रहा है, उनकी स्थिति को जानो, यानी उनकी स्थिति, विश्व में जनसंख्या बसाव की स्थिति। अब विश्व में जनसंख्या के बसाव की स्थिति है, इनको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटेंगे। पहला तो हो जाएगा सघन बसाव, यानी ज्यादा रूप से जहां पर जनसंख्या बसाव करती है उनका क्षेत्र। उसके बाद में सामान्य बसाव क्षेत्र, यानी यहां पर जनरल जनसंख्या निवास करेगी। उसके बाद में तीसरा जो भाग होगा वह है विरल या फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र। उसके बाद में जो चौथे नंबर का जो भाग है, यहां पर आपकी जनसंख्या निवास करेगी जो अत्यंत न्यून या फिर विरल होगी, यानी उसका क्षेत्र। इस जनसंख्या के बसाव की स्थिति को हम 4 भागों में बांट के आगे चलेंगे, जिसमें से अपन ने 4 भाग देख लिए, सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, न्यून जनसंख्या और अत्यंत न्यून जनसंख्या। फिर देखते हैं इस सघन जनसंख्या बसाव क्षेत्र को। ये सघन जनसंख्या बसाव क्षेत्र है, यहां पर जनसंख्या है ये विश्व के अंदर ज्यादा पाई जा रही है। तो कहां पर ज्यादा पाई जा रही है देखते हैं। पूर्वी एशिया, जो एशिया एक महाद्वीप है, तो पूर्वी एशिया के अंदर यह जनसंख्या है वो सघन रूप से पाई जाती है। और उत्तरी पूर्वी एशिया के अंदर देश आते हैं आपके चीन और जापान, यानी उत्तरी पूर्वी एशिया के अंदर चीन और जापान आते हैं। उसी प्रकार देखा जाए दक्षिणी एशिया को, दक्षिणी एशिया है यह इस सघन क्षेत्र का दूसरा पॉइंट है। तो दक्षिणी एशिया के अंदर आपके देश आते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के अंदर जनसंख्या
का बसाव होता है जो सघन जनसंख्या के अंदर आता है। इसके बाद में तीसरी रूप की विशेषता देखें तो जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो बेल्ट है, यहाँ पर एक देश अपने को देखने को मिलता है जो सघन क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर आपके इंडोनेशिया देश होगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट यह है कि जो पश्चिमी यूरोप है यह भी इस सघन क्षेत्र के अंदर आता है। तो सघन क्षेत्र के अंदर ये पश्चिमी यूरोप आएगा तो इनका देश होगा आपके जर्मनी। और 5वां पॉइंट है अपने उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यूएसए एक देश है, वहां पर भी आपकी सघन जनसंख्या पाई जाती है। ये तो देख लिया अपन ने इनको सघन बसाव वाले क्षेत्र को 5 पॉइंटों में। उसके बाद में देखते हैं अपन सीधा ही अत्यंत न्यून या फिर विरल बसाव वाले क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या है वह किस किस क्षेत्र के अंदर निवास करती है। तो सर्वप्रथम देखते हैं इनको उष्ण आर्द्र प्रदेश। उष्ण आर्द्र प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं? कांगो है, अमेजन बेसिन है, यह दोनों उष्ण आर्द्र प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपकी जनसंख्या है, इनका बसाव अत्यंत कम देखने को मिलता है। उसी प्रकार अत्यंत शीत प्रदेश यानी सबसे ठंडा प्रदेश है जो एक भूरी भाग के रूप में है, यहाँ पर भी आपके जनसंख्या है वह अत्यंत कम देखने को मिलती है। फिर आता है अति उष्ण प्रदेश यानी ज्यादा गर्मी वाला प्रदेश है जो मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में है। यहाँ पर भी आपकी जनसंख्या है वो अत्यंत विरल या फिर कम देखने को मिलती है। और ऊंचे पर्वतीय भाग है जैसे हिमालय है, रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आल्प्स है, यहाँ पर भी आपकी जनसंख्या है वह अत्यंत कम या फिर विरल देखने को मिलती है। अब जानते हैं आगे विश्व में सर्वाधिक जो सघन बसाव वाले क्षेत्र हैं उनको महाजन या फिर मानव समूह कहा जाता है। यानी मानव समूह किसे कहा जाता है? तो विश्व के अंदर सर्वाधिक सघन बसाव वाले यानी ज्यादा बसाव वाले क्षेत्रों को महाजन यानी ज्यादा जनता वहां पर निवास करती है, इसलिए वहां पर महामानव समूह या फिर महाजन समूह कहा जाता है। और उनको भी अलग अलग भागों में बांटा है जो निम्न प्रकार है। तो इस महाजन समूह को अलग अलग भागों में बांटा है, देखते हैं आगे। इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटे, जिसमें से पहला होगा आपके एशियाई महाजन समूह। उसके बाद में देखेंगे यूरोपीय महाजन समूह, उत्तरी अमेरिकी महाजन समूह और अफ्रीकी महाजन समूह। इस महाजन समूह को अपन 4 भागों में बांट कर सकते आगे। और देखते हैं सर्वप्रथम इस एशियाई महाजन समूह। एशियाई महाजन समूह क्या है? पूर्वी एशिया एवं पूर्वी एशिया यानी उत्तरी पूर्वी एशिया। इस एशियाई महाजन समूह को भी अपन समझने के लिए 3 भागों में बांट देंगे, जिसमें से एक भाग होगा आपके दक्षिणी एशिया यानी एशिया का दक्षिणी भाग, और दूसरा भाग होगा आपके जो होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी दक्षिण और पूर्व के मध्य का जो भाग है वह। उसके बाद में होगा आपके तीसरे नंबर का जो भाग है यह पूर्वी एशिया के रूप में है। अब देखते हैं जो दक्षिणी एशिया यानी एशियाई महाजन समूह को जान रहे थे, उसमें दक्षिण एशिया को 1 नंबर पर जान रहे थे। तो दक्षिण एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश।
यह तीनों देश है, यह दक्षिण एशिया के अंदर पाए जाते हैं और एशियाई महाजन समूह में आते हैं। फिर देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर कौन सा देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आपके इंडोनेशिया देश है, वह आता है। उसके बाद में पूर्वी एशिया जो भाग है, यानी पूर्वी एशिया का जो भाग है, उनके अंदर मुख्य रूप से यह दो देश देखने को मिलते हैं। एक तो है चीन और दूसरा है जापान। यह इस महाजन समूह के अंदर आते हैं, यानी एशियाई महाजन समूह के अंदर आते हैं या भाग के अंदर आते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह है तो आपके एशियाई महाजन समूह कहलाएगा। यानी विश्व का इस महाजन समूह के रूप में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाजन समूह कौन सा है? एशियाई महाजन समूह। यानी इस एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती या मानव निवास करते वो महाजन समूह। यहां देखा जाए, यहां की 70% यानी 70% जनसंख्या है वह गांव के अंदर निवास करती है और 30% जनसंख्या है वह नगरों या फिर शहरों के अंदर निवास करती है। इस एशिया के अंदर देखा जाए या एशियाई महाजन समूह के अंदर देखा जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है यह 70% गांवों के अंदर निवास करती है और 30% जनसंख्या है यह आपके नगरों के अंदर निवास करती है। यहाँ अधिकांश देश है वह विकासशील, यानी यहाँ एशियाई महाजन समूह के अंदर अधिकांश देश है, यानी अधिक देश ऐसे हैं जो विकासशील श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे जापान है, वो एक विकसित देश है। इस महाजन समूह यानी इस एशियाई महाजन समूह को मानसून एशियाई महाजन समूह भी कहा जाता है। यानी इस महाजन एशियाई जो महाजन समूह था, इनको हम एक मानसूनी एशियाई महाजन समूह के रूप में भी जानते हैं। इसका जो सर्वाधिक जमाव है यह आपके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यानी इस एशियाई महाजन समूह के अंदर जितने भी मानव निवास करते हैं वह ज्यादातर आपके इनका जमाव की बात की जाए तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। अब ये मानचित्र है, इस मानचित्र के हिसाब से भी अपन जानने की कोशिश करेंगे कि यह जनसंख्या कैसे निवास करती है। इसमें ये हो गया एक नंबर पर एशियाई महाजन समूह। एक नंबर पर ये ए पर दिखाया गया है एशियाई महाजन समूह। ये एशियाई बेल्ट है और अपने को पता है इनके बीच है ये आपके एशिया पाया जा रहा है। इन भाग के मध्य एशिया पाया जा रहा है। अब एशिया के अंदर अपन ने अलग अलग भागों में बांटा था इनको। कहीं दक्षिण एशिया, ये दक्षिण एशिया है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में देख रहे थे। और यह जो बेल्ट है यह आपके दक्षिण पूर्व एशिया का हो गया और ये बेल्ट आपके पूर्व एशिया, यानी यहाँ पर चीन पाया जाएगा और यहाँ जापान, ये भी इस पूर्वी एशिया के अंदर आएगा।
और इस दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आपके इंडोनेशिया आएगा। ये देख लिया अपन ने कि जनसंख्या का विस्तार है इस मानचित्र के हिसाब से कैसे है। अब जानेंगे अपन यूरोपियन महाजन समूह, यानी यूरोपियन महाजन समूह है, इनकी क्या क्या विशेषता है इनको जानते हैं। दूसरे नंबर का महाजन समूह यूरोपियन महाजन समूह। यूरोप महाद्वीप के अंदर आपके जो जनसंख्या निवास करती है वह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है और इनके बीच में सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव भी देखने को मिलता है। यहाँ की आपके 70% जनसंख्या है वह नगरों के अंदर निवास करती है और 30% जनसंख्या है वो गांव के अंदर निवास करती है। यानी जो पहले नंबर पर अपन ने एशियाई महाजन समूह पढ़ा था उनका एकदम विपरीत है, यूरोपियन महाजन समूह। यूरोपियन महाजन समूह के अंदर क्या है, यहाँ तो जनसंख्या निवास करती है आपके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या का जो बसावी क्षेत्र है यह इस प्रकार है कि 70% जनसंख्या है वो या तो यानी यूरोपियन महाजन समूह के अंदर तो नगरों के अंदर निवास कर रही है और उस एशिया के अंदर कर रहे थे गांवों के अंदर 70%। और उसी प्रकार देखा जाए 30% जनसंख्या है इस यूरोपियन महाजन समूह की, यह गांव में निवास करती है और वहां पर 70% गांव में निवास कर रही थी एशिया के अंदर। यहाँ के सभी देश है वह विकसित देश है, यानी इस यूरोपियन महाजन समूह के अंदर जितने भी देश है वो इस विकसित देश की कैटेगरी के अंदर आते हैं। 50% उत्तरी अक्षांश के सहारे आपके कोयला पट्टी पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक औद्योगिक विकास होने के कारण सर्वाधिक जनसंख्या है वह निवास करती है और बसाव करती है। अतः आपके जो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम यूरोप का एक या यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या की धुरी भी कह सकते हैं या कहते हैं। यानी ये 50% जो या 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यह यूरोपियन महाजन समूह भी है। यहाँ पर आपके क्या है, एक कोयला की पट्टी पाई जाती है और यहाँ पर सर्वाधिक औद्योगिक विकास है। इसलिए देखो हर कोई क्या करेगा, उद्योग की ओर खिंचाव करेगी, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या है वो सघन रूप से देखने को मिलती है और इसलिए इसी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जनसंख्या की धुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके यूरोपीय महाजन समूह का भाग है। उसके बाद में देखेंगे अपन अमेरिकी महाजन समूह, यानी तीसरे रूप का जो महाजन समूह है वो अमेरिकी महाजन समूह है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एवं यूएसए में पाया जाने वाला है और इनका विस्तार की बात की जाए तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्वी भाग के अंदर ये आपके जो अटलांटिक महासागर के तट तक इनका भाग है वह आता है। यानी बात चल रही है अपने अमेरिकी महाजन समूह की, तो यह अमेरिकी महाजन समूह है
इनके अंदर मुख्य रूप से आपके उत्तरी अमेरिका और यूएसए का क्षेत्र आता है। और यहाँ अक्षांशीय स्तर पर देखा जाए तो अक्षांश है जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह अमेरिकी महाजन समूह पाया जाता है। और इनको देखा जाए इनके किन किन के मध्य पाया जाता है तो एक जो 50 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीमीटर एक वर्षा रेखा है, यह आपके पूर्वी भाग के अंदर अटलांटिक महासागर के तट का एक भाग है। इनके मध्य ये आपका अमेरिकी महाजन समूह आता है। इसके बाद में जानते हैं आगे यहाँ की आपके 70% जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करती है और 30% जनसंख्या है वह ग्रामीण इलाकों की। यानी जो अपन ने महाजन समूह इनसे पहले पढ़े थे, एशियाई महाजन समूह और यूरोपीय महाजन समूह, तो यूरोपीय महाजन समूह की जो जनसंख्या कहीं बसाव कर रही थी वह सेम की सेम आपके अमेरिकी महाजन समूह के अंदर निवास कर रही है, क्योंकि 70% जनसंख्या नगरों के अंदर और 30% जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाके के अंदर। उसके बाद में जानते हैं अफ्रीकन महाजन समूह है उनको। अफ्रीकन महाजन समूह है यह अफ्रीका में नील नदी का एक घाटी क्षेत्र व गिन्नी की घाटी और उनका तटीय भाग। अब अफ्रीका के अंदर नील नदी का जो घाटी क्षेत्र है ये मुख्य रूप से इन देशों के अंदर आएगा, मिस्र, सूडान, इथोपिया। और गिनी की घाटी का जो तटीय भाग है यह आपके सीरोलियोन, लाइबेरियन और आइवरी कोस्ट, घाना, टोंगा, वेनी और नाइजीरिया, इन देशों के अंदर आपके अफ्रीकन महाजन समूह आता है। अब इस अफ्रीकन महाजन समूह की बात की जाए तो यहां आपके विकासशील और पिछड़े देश आते। इस अफ्रीकन महाजन समूह के अंदर कैसे देश आते हैं? विकासशील और पिछड़े देश आते हैं। अब देखा जाए इस विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 3 भागों में बांटकर जानेंगे। तो 3 भाग कौन कौन से देखते हैं। पहला भाग होगा आपके प्राकृतिक या फिर भौतिकीय कारक, दूसरा है आर्थिक कारक या फिर मानवीय कारक, और तीसरा भाग है अपने जो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कारक है। यानी इस को अपन मुख्य रूप से इस कारकों को 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें से एक भौतिकीय कारक होगा, उनको प्राकृतिक कारक भी बोल सकते हैं, और एक होगा मानवीय कारक जिनको कृत्रिम कारक या फिर आर्थिक कारक भी बोल सकते हैं, और तीसरे नंबर का जो कारक है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में पाया जाता है। अब इनको जानते हैं, इनकी विशेषताओं को, कि प्राकृतिक या फिर भौतिकीय कारक है ये क्या कार्य करता है। तो इनकी प्रथम विशेषता जानते हैं प्राकृतिक या भौतिकीय कारक की। यह उत्सवश या फिर स्थलाकृतिक, यानी यह उत्सवश या स्थलाकृति के आधार पर देखें इनको, यहाँ पर आपको पता है उत्सवश या फिर स्थलाकृति के अंदर पर्वत, पठार और मैदान है।
अब पठार और पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों के अंदर जनसंख्या है वो आपके सघन या फिर ज्यादा निवास करेगी। यानी भौतिकीय कारक को देखा जाए तो इनके अंदर जो उच्चावास है, उच्चावास के आधार पर इनका जो भाग देखा तो उच्चावास के अंदर या फिर इस स्थलाकृति के अंदर आपके 3 बातों को जानेंगे। एक पर्वत है, दूसरा पठार है और तीसरा मैदान। अब कहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा निवास कर रही है? तो पठार और पर्वतीय भागों के अंदर या इनकी अपेक्षा आपके मैदानी भागों के अंदर जनसंख्या है वो अधिक या फिर सघन वितरण के रूप में पाई जाएगी। और उसके बाद में दूसरे भाग को देखा जाए, यानी इनका दूसरा भाग है जो जलवायु है। जलवायु को जानने के स्रोत है, यानी जलवायु को मुख्य रूप से अपन 3 भागों में बांट कर चलेंगे। पहली उष्ण जलवायु, दूसरी शीतोष्ण और तीसरी है शीत। इन 3 कटिबंधों के आधार पर जानेंगे, इनकी विशेषता को देखते हैं। तो उष्ण और शीत कटिबंध की जलवायु की अपेक्षा आपके जनसंख्या है या मानव बसाव है वो सबसे ज्यादा या उपयुक्त पाया जाता है, वह शीतोष्णीय कटिबंध के अंदर पाया जाता है। यानी इस उष्ण और शीत कटिबंध की जलवायु की अपेक्षा आपके शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जलवायु या शीतोष्णीय कटिबंधीय जलवायु के अंदर मानव है वो ज्यादा निवास करता है। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो प्राचीन समय के अंदर भूमध्य सागर के पास या उनके आसपास एक सुखद जलवायु के प्रभाव से सघन जनसंख्या है, इनका बसाव देखने को मिलता है। यह था एग्जाम्पल। उसके बाद में अपन जानेंगे इनकी तीसरी विशेषता को, यानी जल की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या है वो कैसे निवास करती है। तो उपलब्धता किसकी? जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में नदी घाटी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास का बसाव हुआ है, क्योंकि वहां पर आपके जल है, इनकी उपलब्धता है वो आसानी से हो जाती है। क्या होता है? यहाँ पर जल है वो आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा जाकर बस जाते हैं। फिर मृदा के आधार यानी मिट्टी के आधार पर भी इनको बांटा है। तो मिट्टी के आधार पर हम 2 रूप से देखेंगे, एक मृदा उपजाऊ होती है, एक अनुपजाऊ होती है। तो उपजाऊ नदी घाटियों के मैदानी भागों में आपकी जनसंख्या है वो सघन या फिर ज्यादा देखने को मिलेगी, और बाकी वाले क्षेत्रों के अंदर कम, यानी अनुपजाऊ क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या निवास कम करती। अब एग्जाम्पल के रूप में देखें कैसे जनसंख्या निवास करती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है जो भारत के अंदर है, और उसके बाद में हांगो नदी है, यह मैदान आपके चीन देश के अंदर पाया जाता है। तो इस भागों के अंदर जनसंख्या है वो सघन रूप से या फिर ज्यादा या सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन देखते हैं आर्थिक कारक को, यानी जो दूसरा कारक है प्रभावित करने वाला, वो आर्थिक कारक या फिर मानवीय कारक हो गए। इनको मानवीय कारक भी बोल सकते हैं। मानवीय कारक, अब ये आर्थिक कारक है, ये कितनी प्रभावित करती है इस जनसंख्या को। इनको आर्थिक कारक को जानने के लिए अपन भी इनको भी अलग अलग भागों में बांटेंगे।
जिसमें से पहला भाग होगा आपके खनिज। खनिज है, यह आर्थिक कारक के रूप में है। यह कैसे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? तो विश्व में आपके भौतिकी दशाओं के विपरीत जो होने वाले बाद भी इस आर्थिक क्रियाओं से एक सघन जनसंख्या या फिर अधिक जनसंख्या का बचाव है वो देखने को मिलता है। यानी खनिजी क्षेत्र की बात की जाए तो ये विश्व के भौतिकी दशाओं के विपरीत है और यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं वो सघन रूप से होती है, इसलिए जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा बचाव करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और कालगुडी व कुलगाड़ी ये सोने की खान है। यहां पर आपकी जनसंख्या है, इनका बचाव अधिक देखने को मिलता है। अब खनिज के आधार पर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ग्रेट विक्टोरिया और कालगुडी और कुलगाड़ी यहां पर सोने की खान पाई जाती है। सोने की खान पाई जाती है तो जनसंख्या वहां पर ज्यादा बसाव करती है, अधिक बसाव करती है। उसके बाद में इस आर्थिक कारक के अंदर दूसरा भाग है, उनको जानते हैं जो औद्योगिकरण के रूप में। अब उद्योग है वो किस रूप में इनको प्रभावित करते हैं? तो उद्योगों के विकास से नए रोजगार के अवसरों का सर्जन होने से जनसंख्या का बचाव है वो भी अधिक देखने को मिलता है यहाँ पर। यानी जहां उद्योग ज्यादा होंगे वहां पर जनसंख्या अपना बचाव है वो ज्यादा करेगी। उसके बाद में इनको आर्थिक कारक को तीसरे रूप में देखें तो नगरीकरण। नगरों के विकास से आपके उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा, मनोरंजन के साधन, व्यापारिक गतिविधियां, इनका विकास है और उनके साथ साथ में रोजगार के अवसर है वो भी अधिक होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का बचाव है वो भी सघन या फिर ज्यादा पाया जाता है। अपन जानते हैं अब तीसरे कारक। तो तीसरा कारक है अपना सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यानी जनसंख्या के कारकों को दो को अपन ने जान लिया है और तीसरा कारक है जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के रूप में। तो यह किस प्रकार इस जनसंख्या को प्रभावित करता है कारक, इनको जानते हैं। तो विश्व में विभिन्न यानी अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों में सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं एवं संस्कृति का भिन्न भिन्न स्वरूप या मॉडल देखने को मिलता है, जिससे जनसंख्या है इनका वितरण भी इनसे प्रभावित होता है। यानी यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक यह है, यहाँ पर आपके जो विभिन्न धर्म है, समुदाय है, इनके लोगों के अंदर सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं और इनकी कल्चर यानी संस्कृति यह भी भिन्न भिन्न इनके आकार देखने को मिलते हैं। इसलिए यह जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब जानेंगे अपने वितरण को जान लिया, जनसंख्या के वितरण को जान लिया, उसके बाद में जानेंगे विश्व के जनसंख्या घनत्व। यानी विश्व की जनसंख्या घनत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनको जानते हैं। तो जनसंख्या घनत्व यह प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे प्रत्येक किलोमीटर के रूप में इनको मापा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो निवास करती है जनसंख्या या मानव निवास करते हैं
उनको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम देखें, यानी कौन कौन से महाद्वीप के अंदर जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा पाया जाता है, तो उनके अवरोही क्रम को जाने। तो पहले नंबर पर आपके आएगा एशिया। एशिया के अंदर जनसंख्या घनत्व है वह 146 व्यक्ति पाया जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह भी एशिया का है, यानी कितना है 146 व्यक्ति है। उसके बाद में है अफ्रीका। अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व आपके 43 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंदर है। उसके बाद में यूरोप। यूरोप का जनसंख्या घनत्व है 33। उसके बाद में है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व आपके पाया जाता है विश्व के अंदर 32 व्यक्ति। और उसके बाद में जानेंगे उत्तरी अमेरिका को, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर जनसंख्या घनत्व आपके 20 व्यक्ति पाया जाता है। और छठे नंबर पर आपके आता है ऑस्ट्रेलिया या फिर आस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर मात्र 5 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो 5 व्यक्ति पाया जाता है। और एक जो महाद्वीप है इनको आपको पता ही है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, वह जनशून्य है, इसलिए उनका अवलोकन या नहीं किया। अब देशों की जनसंख्या का घनत्व देखते हैं, यानी इस विश्व के अंदर किस देश की जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, तो उनको जानते हैं। तो देशों के जनसंख्या घनत्व को जानते हैं, उनके अवरोही क्रम के आधार, ये अवरोही क्रम, ये आरोही क्रम। यहां पर सबसे ज्यादा पहले आएगा, यहां पर सबसे कम है वो पहले आएगा, यानी 10 वाला देश है वो यहाँ आएगा। अब अवरोही क्रम में देखे तो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा आपके मोनाको देश का 26,523 व्यक्ति। उसके बाद में मकाऊ देश है, मकाऊ देश का चीन के अधिक, यानी कितना है 22,020 व्यक्ति आपके मकाऊ के अंदर यह अवरोही क्रम के रूप में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर आपके देश आता है जो सिंगापुर है, और चौथे नंबर पर देश आता है हांगकांग जो चीन में पाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम के अंदर मंगोलिया है, इनके अंदर आपके जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 2 व्यक्ति पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर है पश्चिमी सहारा, तीसरे नंबर पर है नामीबिया, और चौथे नंबर पर आपके आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो 3.3% पाए जाते हैं। अब नॉर्थ को देखें, नॉर्थ के अंदर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह आपके बांग्लादेश का। किनका है? बांग्लादेश का। यानी विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश है उनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बांग्लादेश का है। और कितना है? 1278 व्यक्ति है। और यह 2020 के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। अब जनसंख्या घनत्व को या जनसंख्या घनत्व के प्रकारों को जानिए। जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रकारों को जानते हैं, जिसमें से एक गणितीय घनत्व है
दूसरा कायिक घनत्व है, तीसरा कृषि घनत्व है और चौथा है पोषण घनत्व और पांचवा आपके होगा आर्थिक घनत्व। तो इनके सूत्र है वो निम्न प्रकार से है, तो मैं इनको भी आपको बताऊंगा। गणितीय घनत्व का सूत्र आपके होगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र, यानी ज्यादा प्रचलित आपकी गणितीय जो घनत्व है यह पाया जाता है, क्योंकि इनका सूत्र आपके ये होगा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। उसके बाद में हम जानेंगे कायिक घनत्व को। कायिक घनत्व है, इनको ज्ञात करने के लिए कुल जनसंख्या बटे कुल भूमि का क्षेत्र, यानी कुल कौन सी भूमि का क्षेत्र, जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल है उनको, यानी कायिक घनत्व ज्ञात करने के लिए अपने को कुल जनसंख्या के अंदर कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। और उसके बाद में जानते हैं कृषि घनत्व को। तो कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कृषि के अंदर जो संलग्न जनसंख्या है उनके अंदर कृषि योग्य जो भूमि का क्षेत्रफल है उनका भाग दे देंगे, यानी कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। उसके बाद में जानेंगे अपन पोषण घनत्व को। इन पोषण घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो कुल जनसंख्या बटे कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी कुल जनसंख्या है उनके अंदर भाग दे देंगे अपन जो कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल कितना है उनका। उसके बाद में इस घनत्व को जानने का एक स्रोत है जो आर्थिक घनत्व के रूप में है। इनका सूत्र की बात की जाए तो इनका आर्थिक घनत्व का सूत्र आपके होगा कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन, यानी कुल जनसंख्या कितनी है और कुल संसाधन कितने हैं। तो कुल जनसंख्या के अंदर अपन कुल संसाधन का भाग देंगे तो आर्थिक घनत्व अपने को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जानेंगे अपन, पहले वितरण को जान लिया, उसके बाद में घनत्व को जान लिया, अब जानेंगे अपन इस विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि को, यानी ग्रोथ किस प्रकार की। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी बेल्ट विशेष के अंदर एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय के अंदर जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उनको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, जो या तो धनात्मक रूप में होगी या फिर ऋणात्मक रूप में। ये वृद्धि जनसंख्या वृद्धि है, ये दो रूप में भी हो सकती है, या तो ऋणात्मक रूप में होगी या फिर धनात्मक रूप में होगी। अब विश्व में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी इस जनसंख्या की जो वृद्धि होती है उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो इनको प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक, उसमें से पहला कारक है जन्म, दूसरा कारक है आपकी मृत्यु और तीसरा कारक है प्रवास। यानी इस विश्व के अंदर जनसंख्या वृद्धि है, इनको प्रभावित करने वाले कारकों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हैं, जिसमें से पहला भाग है जन्म, मृत्यु और प्रवास। जानते हैं आगे प्राकृतिक वृद्धि को। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? प्राकृतिक वृद्धि वो है जन्म व मृत्यु का अंतर एक वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उनसे पहले अपन जानेंगे कि जो प्राकृतिक वृद्धि है ये क्या है।
प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर क्या होगा, जन्म और मृत्यु के बीच में अंतर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, अंतर। लेकिन जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है इनको ज्ञात करना है, यानी वास्तविक जनसंख्या वृद्धि क्या है इनको ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, सर्वप्रथम लेंगे जन्म, उसके अंदर मृत्यु को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद में अप्रवासी यानी कितने लोग आ रहे हैं वहां पर उनको प्लस कर देंगे, फिर उनके अंदर उत्प्रवास को माइनस कर देंगे। यानी जो 3 कारक थे, जन्म मृत्यु प्रवास, तो प्रवास को अपन 2 भागों में बांटेंगे। एक तो अप्रवास होता है, एक उत्प्रवास होता है। अप्रवास के अंदर लोग आकर बसते हैं, उत्प्रवास के अंदर वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करनी है आपने, वहां पर अपन क्या करेंगे, पहले जन्म को लेंगे, जन्म के अंदर मृत्यु को माइनस कर देंगे, उसके बाद में जो संख्या प्राप्त होगी उनके अंदर अप्रवास है उनको जोड़ देंगे, फिर उनमें से अपन उत्प्रवास को माइनस कर देंगे। यह वास्तविक जनसंख्या ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि एक नगर है, इनके अंदर 500 जनसंख्या है, जन्म हो रहा है आपके 18, मृत्यु हो रही 15 की। तो पहले क्या करेंगे, जन्म को लेंगे, जन्म के साथ में माइनस किसको करेंगे, मृत्यु को कर देंगे, फिर अप्रवास हो रहा है, अप्रवास कितने का हो रहा है, 30 लोग हैं वो यहां पर आ रहे हैं और 13 लोग हैं वो उत्प्रवास कर रहे हैं। यानी 18 माइनस 15 मृत्यु हो गई, प्लस उनके साथ में 30 अप्रवास हो गए, और माइनस में अपन कर देंगे उत्प्रवास को, कितने हो गए, 13। अब इनको ज्ञात करने के बाद में अपने को कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। तो यह वास्तविक जनसंख्या वृद्धि इस ए नगर की। उसके बाद में अपन जानेंगे जन्म की दर को, यानी जन्म दर कैसे ज्ञात करते हैं, सीबीआर यानी असंशोधित जन्म दर। तो असंशोधित जन्म दर को ज्ञात करने का सूत्र होगा आपके वर्ष में जीवित जन्म की संख्या बटे वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणा 1000। असंशोधित जन्म दर को ज्ञात करने के लिए या सीबीआर को ज्ञात करने का सूत्र ये होगा कि उस वर्ष के अंदर जो जीवित जन्म की संख्या कितनी है और उनके अंदर भाग दे देंगे उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या कितनी है, उनका भाग दे करके उनके अंदर 1000 का गुणा कर। आप देखेंगे असंशोधित मृत्यु दर को यानी सीडीआर को। तो सीडीआर को ज्ञात करने का सूत्र होगा आपने उसी वर्ष या वर्ष के अंदर कुल मृत्यु की संख्या कितनी है बट्टे में, यानी उनके भाग में उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या कितनी, यानी उस वर्ष के अंदर कुल मृत्यु कितनी हो रही, मृत्यु की संख्या, और उसके भाग में अपन करेंगे उस वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या कितनी है, उनका भाग दे देंगे और उनके साथ में गुणा कर देंगे 1000 का। इनसे आपने को प्राप्त हो जाएगा असंशोधित मृत्यु दर। ये तो हो गया। इसके बाद में देखेंगे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो आपके महाद्वीप है वह अफ्रीका महाद्वीप है तथा न्यूनतम वृद्धि दर वाला महाद्वीप है यूरोप। यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो आपके महाद्वीप है वो अफ्रीका है तथा न्यूनतम वृद्धि दर वाला महाद्वीप है यूरोप। अब देशों की जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए, यानी किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है और किस देश की कम है। अपन ने इनसे पहले महाद्वीपों को जाना था, तो न्यूनतम आपकी वृद्धि दर तो थी, कम वृद्धि दर थी यूरोप की और ज्यादा वृद्धि दर अफ्रीका की थी। उस प्रकार देखते हैं देशों को।
देशों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको देखते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपके देशों की है, इनको और क्रम के आधार पर देखें तो सीरिया है, इनकी वृद्धि दर सबसे ज्यादा है 4.64%, जो पश्चिमी एशिया का एक भाग है। नाइजर, इनकी 3.66%, अंगोला और बेनिन, इन देशों के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर है यह अवरोही क्रम है। और उसके बाद में न्यूनतम वृद्धि दर वाले देश है उनको जानेंगे। तो लिथुआनिया, इनकी जनसंख्या वृद्धि दर है यह -1.19%। और कैरेबियन देश, कैरेबियन देश है, इनकी जो आपके जनसंख्या है न्यूनतम वृद्धि दर के रूप में यह -1.14%। और लातविया है, इनकी जनसंख्या है -1.02%। और लेबनान है, इनकी जनसंख्या भी न्यूनतम वृद्धि दर के रूप में देखने को मिलती है। अब जानेंगे कि विश्व के अंदर जो जनसंख्या है इनकी वृद्धि है, इनकी प्रवृत्ति या इनकी प्रकृति वर्ष इधर देखेंगे, सारणी के अनुसार देखेंगे। इधर तो हो जाएगा अपने वर्ष और इस साइड हो जाएगी विश्व के अंदर कुल जनसंख्या। यानी 1650 ईस्वी के अंदर आपकी जनसंख्या 50 करोड़ थी और 1830 ईस्वी के अंदर 100 करोड़ हो जाती, यानी 1 अरब। उसके बाद में 1930 ईस्वी के दशक के अंदर आपके यही जनसंख्या 200 करोड़ हो जाती, यानी कि 2 अरब हो जाती है। और उसके बाद में जानते हैं 1950 को, यानी 1950 ईस्वी के अंदर आपके यही जनसंख्या 251 करोड़ यानी 2.51 अरब देखने को मिलती है। और उसके बाद में 1960 ईस्वी के अंदर यहाँ पर आपके 300 करोड़ जनसंख्या यानी 3 अरब देखने को मिलती है। और 1975 के अंदर 400 करोड़ यानी 4 अरब। फिर उसके बाद में 11 जुलाई 1987 इस तारीख को आपके 500 करोड़ यानी 5 अरब जनसंख्या देखने को मिल रही है। लेकिन एक विश्व जनसंख्या दिवस है, यह कब मनाया जाता है? तो यह विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई 1987 को मनाया जाता है या मनाया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद में अब विश्व जनसंख्या दिवस है वह हमेशा 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब जानेंगे 1999 के आंकड़ों को। तो 1999 ईस्वी में आपके 600 करोड़ जनसंख्या हो जाती है और 2000 ईस्वी के अंदर 605 करोड़ हो जाती है और 2011 ईस्वी के अंदर आपके 700 करोड़ यानी 7 अरब जनसंख्या हो जाती है। और 2020 ईस्वी में आपके जो जनसंख्या है वह 780 करोड़ यानी 7.8 अरब देखने को मिलती है। और इसके बाद में बात करते हैं कि विशेषताओं की। तो 1950 ईस्वी में विश्व की कुल जनसंख्या है आपके 251 करोड़ थी, जो आपके 2000 ईस्वी में बढ़कर कितनी हो गई है? 605 करोड़ हो गई। यानी 1950 ईस्वी के अंदर विश्व की जनसंख्या थी वह 251 करोड़ थी। उसी प्रकार 2000 ईस्वी के अंदर बढ़कर कितनी हो गई है? 605 करोड़ हो गई है। अब विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का जो समय है यह आपके 1990 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी का रहा है, जिससे विश्व का जनसंख्या विस्फोटक काल या फिर जनाकीय धमाके का काल भी कहा जाता है। अब क्या होता है इस विश्व के अंदर, मैंने आपको काल
के आधार पर बताया कि यहाँ जनसंख्या इतनी हुई, यहाँ इतनी हुई। तो इस विश्व के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, इनके समय को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपके 1950 से लेकर के 2000 ईस्वी के मध्य देखने को मिल रही थी। और उसी काल को जनसंख्या विस्फोटक काल या फिर जनांकीय धमाके का काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसलिए अब विश्व का जो जनसंख्या दिवस है वह आपके 11 जुलाई को हर बार मनाया जाता है। अब 2021 के विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वह क्या है, यानी 2021 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है आपके कोविड के रूप में, यानी कोविड-19 महामारी का जो प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। 2021 के अंदर आपने को पता है कोविड आया था, तो कोविड-19 की महामारी का एक प्रजनन क्षमता का प्रभाव है। यह आपके 2021 के विश्व जनसंख्या की थीम बनी। अब देखते हैं विश्व के पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि है, इनके अंदर आपके लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। विश्व की जनसंख्या में प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष के अंदर लगभग आपके 8 करोड़ लोग हैं, वह इस जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। और 20वीं शताब्दी के अंदर देखा जाए तो विश्व की कुल जनसंख्या आपके 4 गुना बढ़ जाती है। ये वृद्धि होगी। अब इस जनसंख्या वृद्धि के कारण को जानेंगे, यानी जनसंख्या वृद्धि होने के कारण क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आना। अब मृत्यु दर है, इसके अंदर तेजी से गिरावट आएगी तो भी अपने विश्व के अंदर जनसंख्या है वो बढ़ेगी। अब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट कैसे आएगी, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में आपके तीव्र विकास देखने को मिल रहा था, इसलिए मृत्यु दर के अंदर तेजी से गिरावट आ गई। उसके बाद में दूसरी विशेषता यह है कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि। खाद्यान्न है उनमें तेजी देखने को मिलना, यानी दुर्भिक्ष और अकाल से होने वाली जो मृत्यु थी उनके अंदर अपने आप कमी आ गई। कैसे आई, क्योंकि खाद्यान्न है वो तेजी से ग्रोथ कर रहा था, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया था, इसलिए। उसके बाद में तीसरी विशेषता जानते हैं अपन, विश्व में सबसे लंबे समय से शांति बने रहना, यानी विश्व के अंदर लंबे समय तक शांति बने रहना, इनसे भी आपके कारण हो सकता है जनसंख्या का। तो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कोई भी आपके बड़ा महायुद्ध है वो नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर आपकी जनसंख्या है वृद्धि का कारण बन गई। उसके बाद में देखते हैं तो राजनीतिक शांति, यह भी इनका कारण बन गया। फिर चौथी विशेषता अपनी होगी जो औद्योगिकरण के रूप में, औद्योगिकरण के रूप में। औद्योगिकरण है यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। तो रोजगार के अवसरों में तेजी और वृद्धि होना तथा उत्पादन की वस्तुओं का भी एक तेजी से विस्तार होना। यह जो औद्योगिकरण है यह क्या करेगा, रोजगार के अवसरों में तेजी और इनके अंदर वृद्धि तथा उत्पादन की वस्तुओं के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए यह एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ना जनसंख्या के वृद्धि के कारणों में आ जाएगा, यह हो जाता है। इसके बाद में अपन जानते हैं प्रवास को। किनको जानते हैं? प्रवास को। तो प्रवास को जानते हैं, क्या है प्रवास? प्रवास की विशेषताओं में विश्व में आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या है वो यूरोप से
प्रवासित हुई है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ी। क्या हुआ है कि प्रवास को देखते हैं तो प्रवास की विशेषताओं के अंदर अपन ने जाना है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर अधिकांश जनसंख्या है वो यूरोप से प्रवासित हुई है, जिससे जनसंख्या के अंदर वृद्धि दर देखने को मिलती है बढ़ती हुई। और उसके बाद में जानेंगे अपन इस प्रवास के कारण को, यानी प्रवास के क्या क्या कारण है। तो प्रवास के कारण को जानते हैं। विश्व में जनसंख्या संचरण या स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारणों को हम दो कारकों के रूप में बांटते हैं। इस प्रवास के कारणों को देखें तो इनको हम मुख्य रूप से दो कारकों के रूप में बांटकर देखेंगे, जिसमें से एक अपकर्ष या फिर प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होगा आकर्षक कारक। अब क्या है कारक ये, तो इनको जानते हैं। पहला अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक या फिर प्रतिकर्ष कारक, पास फैक्टर, यानी प्रवासी को अपने मूल उद्गम स्थान से छोड़ने के लिए बाध्य करने वाले कारक है, जो आपके अपकर्ष कारक कहलाते हैं। यानी कोई भी प्रवासी होता है, उनका जो मूल स्थान होता है या उनका जो मूल उद्गम स्थान होता है, उनको छोड़ने के लिए, बाध्य करने के लिए आपके जो अपकर्ष कारक है ये कहलाता है। अब इन अपकर्ष कारक को निम्न तरीके से जानेंगे, जिसमें से पहला है आपके प्रतिकूल जलवायु या फिर उपयुक्त जलवायु का नहीं होना। दूसरी विशेषता है जनांकीय या जनाधिक्य। तीसरी विशेषता आपकी होगी जो है आपके महामारियों का प्रकोप, यानी महामारियां हैं, यह भी इनके कारण के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद में चौथा होगा आपके युद्ध, और पांचवा है रोजगार के अवसरों में कमी होना, और छठा सेवाओं में या सेवाओं सुविधाओं के अंदर निम्न विकास देखने को मिलना, और सातवीं विशेषता है असुरक्षा, और आठवीं विशेषता आपने होगी जो निम्न जीवन स्तर की जो दशाएं हैं इनका भी होना। और उसके बाद में अपन जानेंगे जो 2 नंबर का प्रवास का कारक है वह है आकर्षक कारक, यानी पुल फैक्टर। यह किस प्रकार प्रभावित करता है कारण के रूप में, तो ऐसे कारक जो प्रवासी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसा कारक जो प्रवासी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिन्हें हम आकर्षक कारक कहते हैं। को देखें कि इनके आकर्षक कारक के कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी विशेषताओं में जाने तो इनकी पहली विशेषता है अनुकूल जलवायु। अब आकर्षक कैसे होते लोग, उनको जानते हैं, तो अनुकूल वहां की जलवायु, और दूसरा है उच्च चिकित्सा सुविधाओं के विकास वाले क्षेत्र, तीसरा है आपके शांति और सुरक्षा, और चौथा होगा रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, और पांचवा होगा आपके उच्च जीवन स्तर की दशाओं का होना। यानी यह जो पहले कारक का एकदम विपरीत होगा। वहां पर जो सुविधाएं अपने को नहीं मिल रही है, इसलिए वहां से लोग क्या करते हैं, प्रवासी होकर किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, और ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए इस कारक का नाम ही यही पड़ा है। और इनके अंदर क्या होता है, आकर्षित कब करेगा, जब अपनी आवश्यकताएं पूरी होती। तो यह अपने विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण, वृद्धि,
घनत्व, इन सब को जान लिया है एक विस्तृत रूप में।